हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पम्मी एक चंचल स्वभाव की लड़की थी, लेकिन इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। और होती भी क्यों ना, उसके सारे सपने अब जल्द ही सच होने वाले थे। वो 4 साल से दलबीर से बहुत प्यार करती थी और फाइनली लाख नानुकुर के बाद दोनों के घर वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं। वैसे तो दोनों के घर वाले उन दोनों के रिश्ते के साफ खिलाफ थे, लेकिन फाइनली उन दोनों ने लड़ाई झगड़ा करके अपनी अपनी फैमिली को शादी के लिए मना ही लिया था। एक दिन पम्मी अपनी माँ रेखा के पास जाकर उससे बोलती है, माँ, मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी शादी नजदीक आ रही है, तो क्यों ना मेरी किसी कजिन को शॉपिंग करने के लिए घर बुला ले। और आप तो जानती हो ना कि मेरी कोई बहन नहीं है। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन बुलाएं किसको? अरे माँ, शन्नो दीदी को बुला लेते हैं पंजाब से। अरे तू तो जानती है ना बचपन में वो कैसी थी, अगर उसे बुलाया ना तो आफत आ जाएगी। माँ, तब दीदी सिर्फ 8 साल की थी और अब वो पूरे 25 साल की हो चुकी है। और आप भी क्या बचपन की बातें लेकर बैठ गई। देख, तुझे बुलाना है तो बुला ले, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। रेखा अपनी बेटी पम्मी को लाख बार समझाती है कि वो शन्नो को इस शादी में ना बुलाए और शादी की शॉपिंग में उसका साथ तो बिल्कुल भी ना मांगे। लेकिन पम्मी रेखा की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और तुरंत रेखा के सामने ही अपनी कजन शन्नो को पंजाब कॉल करती है और बोलती है, दी कैसी हो आप? ना कॉल करती हो ना मैसेज करती हो। आपको तो अपनी छोटी बहन की याद ही नहीं आती। कैसी बात कर दी यारा, याद आती है और बहुत आती है। ये बता, कॉल कैसे किया? मैंने सुना है तेरी शादी होने वाली है, तो कैसे चल रही है शादी की शॉपिंग? ये बता, लड़का कौन है और शादी में बुलाएगी ना? अरे दीदी, एक साथ कितने सवाल करोगे आप? आपको बुलाने के लिए ही तो कॉल किया है। मतलब? मैं तेरी बात समझी नहीं। अरे मतलब गया भाड़ में। आप बस आ जाओ, दोनों मिलकर शादी की शॉपिंग करेंगे। तू बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। शन्नो कुछ दिन बाद में अपना सामान लेकर पंजाब से पम्मी के घर आ जाती है, जिसके बाद दोनों कजन मिलकर शादी की सारी शॉपिंग करते हैं। कभी वो किसी दुकान से लिपस्टिक लेते तो कभी किसी दुकान से चूड़ियाँ। इसी के साथ साथ शन्नो पम्मी को मेकअप का सामान भी 50% ऑफ पर दिलाती है। धीरे धीरे पम्मी शन्नो के साथ अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर लेती है और इसी के साथ साथ शन्नो पम्मी को सस्ते दामों पर सारा सामान भी दिलवा देती है। तभी एक दिन पम्मी रेखा से बोलती है, माँ देखो ना, आप बेकार में ही शन्नो दीदी को गलत समझ रहे थे। उन्होंने मेरी शादी की शॉपिंग में मेरी कितनी मदद की, ऊपर से जो डिस्काउंट दिलाया वो अलग। हाँ, चल अब अपनी माँ को मत सिखा। मैं अभी भी यही कहूँगी कि अपनी आंखें और कान खुले रख। इतना कहकर रेखा चली जाती है, लेकिन पम्मी को शन्नो पर अंधा विश्वास था। शादी के 1 हफ्ते पहले पम्मी के मन में ख्याल आता है और वो एक रात अपनी शादी की शॉपिंग का मेकअप चेक करती है, जिसके बाद वो देखकर बोलती है, हाय राम रे, ये क्या हो गया? पम्मी को ऐसे रोता और चिल्लाता सुनकर उसकी माँ रेखा भागी भागी उसके कमरे में आती है और उससे पूछते हुए कहती है, ये क्या? इसमें से तो कुछ मेकअप गायब है। जिसके बाद रेखा पम्मी को ताना मारते हुए फिर से बोलती है, देखा, मैंने बोला था ना तुझे कि ये लड़की चोर है। और इससे पहले भी ये तेरे सारे कपड़े लेकर गांव भाग गई थी, और अब देख, रोज रोज छुप छुप कर ये तेरा मेकअप यूज करती है। माँ, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? अगर नहीं बताएगी तो ज्यादा बुरा मानूंगी। माँ, मैंने अपनी शादी के सारे गहने उनके पास रखवाए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि उनके पास रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाय राम जी, ये लड़की भी ना, इसे अपनी माँ से ज्यादा उस लड़की पर यकीन है। अगर वो तेरे कपड़े के साथ साथ तेरे गहने लेकर भी भाग गई तो? माँ, मेरी मदद करो ना, क्या करूँ ये बताओ। अब करना क्या है? उस लड़की के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और भगा देते हैं उसे। नहीं माँ, उन्हें बुरा लगेगा। हो सकता है कि उन्होंने ये सब ना किया हो। एक तरीका है मेरे पास, हम दोनों उसके कमरे में चलते हैं और अलमारी में चेक करते हैं कि गहने हैं या नहीं। तब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। रेखा और पम्मी दोनों शन्नो के कमरे में जाते हैं और शन्नो के अलमारी चेक करते हैं। रेखा का शक सही निकलता है, अलमारी में कोई गहना नहीं था। जिसके बाद रेखा वहीं दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। हाय राम जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बेटी की शादी अब कैसे होगी?
रेखा के रोने का शोर सुनकर शन्नो जाग जाती है और दोनों से पूछती है। क्या हुआ? आप इस वक्त मेरे कमरे में और आप दोनों इतना रो क्यों रहे हैं? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि हम क्यों रो रहे हैं और तूने क्या किया है? अरे मामी जी, जब तक बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? अरे वो क्या बोलेंगी, मैं बताती हूँ। रोए नहीं तो क्या करे दीदी, आपने जैसे 8 साल की उम्र में मेरे कपड़े चुराए थे, अब मेरी शादी के गहने चुरा के पंजाब भेज दिए। अरे मैंने तो पहले ही बताया था तुझे कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन तू तो मेरी एक बात नहीं मानती। अरे 8 साल से चोरी करती आ रही है, ऐसे कैसे छूट जाएगी ये आदत? आप लोग मेरी बात तो सुनो। पम्मी, तुम्हारे गहने मामी के कमरे में सेफ में हैं। मुझे लगा कोई गहने चुरा ना ले, इसलिए मैंने उन्हें मामी के कमरे में रख दिया। इतना कहकर शन्नो पम्मी और रेखा को लेकर रेखा के रूम में जाती है और गहने दिखाकर बोलती है। ये देखो पम्मी, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के सारे गहने, पर अब मुझे चलना चाहिए। पम्मी रोते हुए शन्नो के पैरों में गिर जाती है और बोलती है। दीदी मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी शादी से पहले कहीं मत जाओ। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने ही इसके दिमाग में शक का कीड़ा भरा। अगर आप दोनों को दिल से अपनी गलती का पछतावा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा ये बात तो मैंने ही इसके दिल में डाली थी कि तुझे चोरी की आदत है, ये तो सब कुछ भूल गई थी। मुझे माफ कर दे बेटा। पर दी, आपने मेरी शादी के शॉपिंग में से मेकअप का सामान तो यूज किया है ना, जबकि आप जानती थी कि वो सामान मुझे अपने साथ लेकर जाना है। अरे बाबा, मैंने तेरा कुछ यूज नहीं किया, वो सब बचपन की बातें थी जब मैं तेरी चीजें चुरा कर इस्तेमाल करती थी। तो फिर मेरा सारा मेकअप का सामान कहाँ गया जो आपने मुझे 50% ऑफ पे दिलाया था? जिसके कई देर सोचने के बाद में तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और शन्नो बोलती है। हम पम्मी के कमरे की निगरानी करेंगे, जो भी चोरी करने आ रहा है दोबारा चोरी करने जरूर आएगा, जिसके बाद हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा प्लान है। मैं तो उस चोर की चटनी बना दूंगी जिसने मेरा सामान चुराया। जिसके बाद वो तीनों मिलकर पम्मी के कमरे की निगरानी करती हैं, ताकि पता चल सके कि मेकअप आखिर जा कहाँ रहा है। तीनों रात को पम्मी के कमरे में छुपकर बैठ जाती हैं, लेकिन ना कोई मेकअप चुराने आता है और ना ही इस्तेमाल करने। जिसके बाद पम्मी की आंख लग जाती है और शन्नो और रेखा जगे थे। आखिर सोते कैसे, उन्हें चोर का पता जो लगाना था। जिसके बाद अचानक तभी पम्मी नींद में चलते हुए गाना गाती है। मेरी शादी की शॉपिंग के सैंडल, मेरी शादी की शॉपिंग का मेकअप। इतना कहकर वो नींद में थोड़ा मेकअप और सामान उठाती है और उसे ले जाकर किसी बैग में छुपा देती है। जब शन्नो और रेखा वहाँ जाके देखते हैं तो सारा गायब हुआ शादी की शॉपिंग का सामान वहाँ मिल जाता है। जिसके बाद ये सारी बातें याद करके वो सुबह पम्मी को बताते हैं और तीनों जोर जोर से हंसते हैं। कनिका ससुराल में आकर अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी, लेकिन जितना कनिका कामकाजी थी उतनी ही आलसी थी उसकी ननद शोभा। शोभा बचपन से ही लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ी की गई थी, इसीलिए अब उसकी रगों में आलस और कामचोरी खून बनकर दौड़ने लगी थी। एक सुबह कनिका की सास साधना उसे शोभा के बारे में पूछते हुए बोलती है। कनिका बहू, वो महारानी कहाँ है? माँ जी, दीदी तो अभी सो रही है, मैंने जगाया था पर उनके कानों में शायद मेरी आवाज नहीं पहुँची। बेटा, वो आलसी कानों में ईयरफोन्स लगाकर सोती है, एक गिलास पानी फेंकना था तब उठेगी वो। माँ जी, दीदी वैसे अपना दिमाग तो बहुत लगाती है, लेकिन बस काम से बचने में, काम करने में नहीं। हाँ बहू, तेरे ससुर जी के लाड प्यार ने उसको आलसी और कामचोर बना दिया है और उनके जाने के बाद कोई सुधारने वाला नहीं है ना। विकास की तो वो बात ही नहीं सुनती। माँ जी, वक्त के साथ सब सीख जाएंगी, आप चिंता मत करो। ये लो चाय पियो, मैं दीदी को उठाती हूँ। कनिका अपनी ननद शोभा के कमरे में जाती है, जहाँ वो बड़े आराम से चादर तान के सो रही थी। कनिका उसको आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं सुनती। जिसके बाद कनिका बाथरूम से पानी की बाल्टी लाकर शोभा के ऊपर फेंकते हुए बोलती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब गई डूब गई। अरे दीदी, डूब नहीं रही आप, गौर से देखो आंखें खोलकर, आप अपने कमरे के बेड पर ही हो। तो भाभी, आपने यूँ पानी क्यों फेंका? मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? आप इतनी आलसी हो कि आपको कोई बीमारी आने में भी आलस आता है। वैसे ये सब मजाक की बात है, अब आप उठ जाओ। अरे भाभी, आपको कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा, अब मैं जाती हूँ,
अब जल्दी से आ जाओ। अरे भाभी, अब आई हो तो एक काम कर दो, बाथरूम में गीजर ऑन कर दो और ये पंखा बंद कर दो। और हाँ, साथ में ये जो बिस्तर आपने गीला किया है इसे भी सुखा दो। ठीक है दीदी। कनिका शोभा के बताए काम करके जा ही रही होती है कि शोभा बाथरूम से चिल्लाती हुई बोलती है, भाभी, जाते जाते अलमारी में से मेरी ड्रेस निकाल देना और जरा प्रेस भी कर देना। और हाँ, जाते जाते गेट भी बंद कर देना। ठीक है दीदी, मैं सब कर दूंगी। शोभा के आलसी पने के कारण कनिका को घर के साथ साथ उसके भी काम करने पड़ते। बेचारी कनिका अपने सारे काम खत्म करके बाहर आती है तो उसकी सास बोलती है, बहू, उसने तुझे भी अपने कामों में लगा दिया होगा। अरे तुझे पता तो है उसके स्वभाव का, एक नंबर की आलसी है वो, तो तू क्यों करती है उसके काम? बोल दिया कर दीदी, अपने आप कर लो। पर माँ जी, अगर मैं मना कर दूंगी तो दीदी को बुरा लगेगा। अरे वो आलसन को बुरा लगता है तो लगे, कम से कम बुरा लगने पर कुछ काम तो करेगी। ठीक है माँ जी, अब से दीदी कोई भी काम बोलेगी तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। हाँ। कुछ देर बाद में शोभा नहा धोकर नीचे आती है और नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे बोलती है, भाभी, ओ भाभी, जरा जल्दी नाश्ता लाओ, मैं आ गई हूँ। शोभा की आवाज सुनकर साधना बाहर आकर बोलती है, आ गई मैडम जी उठ के। चल फिर मेरे और अपने लिए नाश्ता बना ले, क्योंकि कनिका किसी काम से बाहर गई है। क्या? भाभी बाहर गई है, वो भी बिना नाश्ता बनाए? अरे ऐसे कैसे चली गई? कम से कम आपका तो ख्याल करती। आने दो भैया को, आज उनकी शिकायत करूँगी। बस बस, अपनी एक कैंची जैसी जुबान की जगह हाथ पैर भी चला लिया कर। और उसको मैंने ही काम से भेजा है, अब जा जाकर कुछ बना ले। ओ माँ, रोज तुम घर का बना खाना खाती हो। रुको, आज मैं तुम्हें बाहर से खाना मंगवा कर देती हूँ। हे भगवान, कितनी आलसी है तू। नाश्ता बनाने को बोला तो बाहर से मंगवाने को तैयार हो गई, लेकिन बनाने को नहीं। माँ, तुमको पता है ना, ये काम वाम मुझसे नहीं होता। खाना है तो बताओ, मैं मंगवा देती हूँ। खुद खा, मेरे लिए मेरी बहू आकर बना देगी। शोभा अपने लिए बाहर से खाना मंगवा लेती है, लेकिन बनाने का कष्ट नहीं करती और साथ ही खाने के बाद इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को भी फेंक देती है ताकि उसे वो बर्तन धोने ना पड़े। थोड़ी देर बाद में कनिका भी वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी की कामचोरी देखकर साधना अपनी बहू कनिका से बोलती है, बहू, इसका ये आलस और कामचोरी देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम जाता है। कैसे संभालेगी अपने ससुराल में जाकर? इसकी ऐसी हरकतें देखकर तो इसकी सास वापस इसे मायके भेज देगी। माँ जी, पर हम करे भी तो क्या? आज ही देख लो, आपने मुझे जानबूझकर बाहर भेजा ताकि दीदी खुद नाश्ता बनाए, लेकिन उन्होंने तो आसान रास्ता ढूंढ लिया बाहर से मंगवाने का। ऐसे ही वो किसी न किसी तरह काम से भागती ही रहेंगी। अरे कब तक भागेगी? जब सभी काम खुद से करने पड़ेंगे तो कितनी ही काम चोरी कर लेगी। मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। साधना अपना प्लान कनिका को बताती है, जिसकी अगली सुबह सब सोए होते हैं तो उनके कानों में जोर जोर से झगड़े की आवाज आती है। शोभा अपने कमरे से और उसका भाई विकास अपने कमरे से उठकर बाहर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि साधना और कनिका एक दूसरे से लड़ते हुए बोलती हैं। अरे बहू, 4 दिन नहीं हुए तुझे आए और इतनी प्रॉब्लम हो गई तुझे मेरी बेटी से। अरे उसके बदले का काम कर लेगी तो घिस थोड़ी जाएगी। अरे मैं क्यों करूँ किसी और के हिस्से का काम? नौकरानी नहीं, बहू बनाकर लाए हो मुझे, समझे? और मुझे समझाने की बजाय अपनी इस आलसी बेटी को समझाओ ना कि काम चोरी बंद करे। वो इस घर की बेटी है, समझी? वो क्यों करेगी काम? अरे उसके पिताजी ने इतने लाड प्यार से उसको काम करने के लिए थोड़ी पाला है। अगर ये पापा की परी है तो मैं भी अपने पापा की राजकुमारी हूँ। मैं भी क्यों करूँ कोई काम? ठीक है, आज से ये घर 2 हिस्सों में बांट देती हूँ। तू अपने और अपने पति का काम करियो और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी लेगी, समझी? हाँ हाँ, मंजूर है मुझे। मेरा तो काम ही कम हुआ है, करो जो करना है। साधना और कनिका के झगड़े को देखकर शोभा और विकास थोड़े हैरान होते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों से बोलते हैं, माँ और कनिका, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? हाँ, आज इस सास बहू की जोड़ी में चिंगारी कैसे लग गई? अरे बेटा, मैंने इसको कहा कि चाय बना दे तो कहती अपनी आलसी बेटी से बनवा लो। पूरा दिन तो वो कोई काम करती नहीं है। तो गलत ही क्या कहा है? और आप भी सुन लो, कह देती हूँ, ज्यादा माँ और बहन की तरफदारी की तो इस घर से चली जाऊंगी। दोनों सास बहू के झगड़े को देखकर विकास कुछ बोलने लायक नहीं होता। अब शोभा को अपनी माँ की बात का मान रखते हुए सारे घर का काम अकेले करना पड़ता है। साथ ही तीनों को टाइम से खाना बनाकर देना, सफाई करना
और बाकी काम भी अब शोभा ही करती, जिसके कारण एक हफ्ते में ही वो बहुत ज्यादा थक जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ प्लीज तुम भाभी से पैचअप कर लो यार, मुझसे ये घर का काम नहीं होता अकेले। अच्छा जी, तू मुझे बहू के आगे झुकने को बोल रही है? अरे तेरे लिए ही तो मैंने उससे झगड़ा किया था और तूने काम करके ये साबित कर दिया कि तू आलसी नहीं है। माँ मैंने आज तक इतना काम कभी नहीं किया, मुझसे ये सब अकेले नहीं होता, मैं भाभी के साथ मिलकर सारा काम करवा दूंगी। अब समझ आई बहू पूरा पूरा दिन कैसे अकेले काम करती थी, ऊपर से तो तू अपने काम भी उस पर सौंप देती थी। हाँ माँ मैं समझ गई हूँ, अब से मैं जरा सी भी काम चोरी नहीं दिखाऊंगी, भाभी के साथ मिलकर बराबर का काम करूंगी, प्लीज आप पैचअप कर लो। शोभा की बात सुनकर कनिका वहाँ आती है और बोलती है, दीदी हम कभी लड़े ही नहीं थे, वो तो बस आपका आलस भगाने के लिए हम सास बहू का नाटक था। वाह भाभी, पर सही है, मुझे यह एहसास भी हो गया कि घर का काम करने में भी कितनी थकावट होती है, इसलिए अब से मैं आपके साथ मिलकर काम करवाऊंगी। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब जा शोभा और मेरे लिए चाय बना ला। ये काम तो भाभी को बोल दो। ठीक है मैं बना लाती हूँ। साधना और कनिका की समझदारी से शोभा को ये समझ आता है कि कामचोरी और आलस को जिंदगी में अपनाने से इंसान बेकार हो जाता है। फिर जब उसको अचानक इतना काम एक साथ करना पड़ता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए शुरुआत से ही अपने शरीर को काम करने की आदत डलवानी चाहिए और आलसपन को खुद से दूर रखना चाहिए। पूनम बेड पर लेटी हुई फोन चला रही थी, जिसके बाद वो टाइम देखकर मन में बोलती है, शाम के 4 बज गए लेकिन महारानी ने अभी तक चाय नहीं बनाई। अरे कोमल। कोमल किचन में बर्तन धो रही थी। पूनम की आवाज सुनकर वो उसके पास आकर बोलती है, हाँ दीदी बोलो। अरे शाम के 4 बज गए, तूने अभी तक चाय नहीं बनाई। अच्छा दीदी 4 बज गए, वो मैं बर्तन धो रही थी तो पता नहीं चला, चलो मैं अभी बना देती हूँ। हाँ जल्दी बना, और हाँ पकोड़े भी बना लियो साथ में। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद में कोमल अपनी जेठानी के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आती है और अपनी जेठानी को देते हुए बोलती है, दीदी आप चाय पकोड़े खाओ, मैं माँ जी को तब तक चाय पकोड़े देकर आती हूँ। अरे नहीं कोमल, कितना काम करेगी तू रुक, मैं माँ जी को चाय दे देती हूँ। दीदी आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना। हाँ तू मेरी छोटी बहन की तरह है ना। अच्छा अब मैं माँ जी को चाय दे दूँ? पूनम चाय पकोड़े लेकर अपनी सास आशा के पास जाती है और उसको चाय देते हुए कहती है, माँ जी ये आपकी चाय और गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह बहू, तुझे तो सब कुछ याद रहता है कि कब मुझे खाना देना है, कब मुझे चाय देनी है, मगर उस कामचोर कोमल को तो कुछ याद ही नहीं रहता, कछुए की चाल में काम करती है। अरे माँ जी मैंने सोचा कि बाकी काम बाद में कर लूंगी, पहले आपको चाय वगैरह दे दूं। अब हम दोनों बहुएं आपका ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? अरे तुम दोनों बहुएं नहीं, बस तू मेरा ख्याल रखती है। अच्छा माँ जी शाम के खाने में क्या बनाऊं? बहू खाना तो जो मर्जी बना लियो, पर हाँ मीठे में मूंग की दाल का हलवा जरूर बना देना। ठीक है माँ जी। पूनम रसोई में जाती है और कोमल से कहती है, कोमल काम हो गया? हाँ दीदी हो गया। वो क्या है ना, माँ जी का ना मूंग दाल का हलवा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही थी कि तू ही बना दे हलवा, क्योंकि तेरे हाथ के बने हलवे का कोई जवाब ही नहीं है। हाँ दीदी ठीक है, मैं बना दूंगी। थोड़ी देर बाद में कोमल रात का खाना पीना सब बना लेती है। तभी पूनम किचन में आकर अपनी सास को दिखाते हुए सारा खाना टेबल पर लगाने लगती है और सबसे पहले अपनी सास को खाना डालती है, उसके बाद में अपने देवर को और सबसे लास्ट में अपने पति को देती है, जिसके बाद में आशा हलवा खाकर बोलती है, वाह बड़ी बहू, क्या हलवा बनाया है तूने। माँ जी हलवा तो मैं। माँ जी आपको अच्छा लगा? बस हमारी मेहनत सफल हुई। कितना सोचती है बहू तू। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पूनम आए दिन कोमल की मासूमियत का फायदा उठाया करती और उससे घर का सारा काम करवा लिया करती और सबकी नजर में ये साबित कर दिया करती कि सारा काम वही करती है। ऐसे ही एक दिन आशा पूनम को आवाज लगाती है। तभी कोमल बोलती है, माँ जी बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। अरे रुक जा, उसको भी आने दे, तुम दोनों से काम है मुझे। जिसके बाद वहाँ पूनम आकर कहती है, हाँ माँ जी बोलिए। तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो।
कल हम पूरा परिवार मंदिर जा रहे हैं और हाँ, 11 पंडितों का खाना और प्रसाद घर से ही बना कर लेके जाना है, तो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना। हे भगवान, 11 पंडितों का खाना और साथ में प्रसाद भी। 11 पंडितों के साथ साथ घर के लोग भी तो हैं। इतना सारा काम कैसे होगा? कुछ तो चालाकी करनी ही पड़ेगी। अरे कुछ बोलो भी, हो जाएगा या नहीं? हाँ माँ जी, हो जाएगा। माँ जी, कल ही करना है क्या सब? हाँ बहू, कल ही। क्यों, क्या हुआ? वो माँ जी, क्या है ना, मेरे पीरियड्स का टाइम चल रहा है, तो मैं कैसे पूजा पाठ करूँगी? ओहो, ये भी एक अलग ही झंझट है औरतों का। फिर तो बड़ी बहू तो नहीं जा पाएगी मंदिर। माँ जी, मैं कर दूंगी। और दीदी, आप चिंता मत करो। कोमल तो रेंग रेंग के काम करती है, पर चल कोई बात नहीं, मैं तेरी ननद को बुला लेती हूँ, वो आ जाएगी, मदद कर देगी। और वैसे भी हमें वहाँ 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 4 से 5 घंटे? मजा आ गया अब तो। कल आराम से पिज्जा ऑर्डर करूंगी और मूवी देखूंगी। ऐसे ही अगले दिन सभी लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी पूनम मन में सोचती है, इतना टाइम हो गया, अभी तो कोई आया क्यों नहीं? फोन करूं क्या? अरे छोड़ना पूनम, अरे नहीं, कर ही लेती हूँ। पूनम अपनी देवरानी को कॉल करती है और बोलती है, अरे कोमल, कहाँ रह गए तुम सब? अरे दीदी, हम मंदिर घूमने के बाद ना वाटर पार्क चले गए थे, बड़ा मजा आया और अब 3D मूवी देखने जा रहे हैं। बस आप भी होती तो और ज्यादा अच्छा लगता। इतना बोलकर कोमल कॉल को काट देती है। तभी पूनम गुस्से में बोलती है, मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी हो गई। सब लोग वहाँ मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ घर की रखवाली कर रही हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन आशा पूनम से बोलती है, पूनम बहू, कल तेरी ननद आ रही है घर पर, तो हाँ, उसकी पसंद का सारा खाना बना देना। क्या दीदी आ रही हैं? हाँ, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? नहीं माँ जी, अच्छी बात है ना, दीदी आ रही हैं। वो क्या है ना, मन भी लगा रहेगा अब तो। और हाँ, जब तक मेरी बेटी इस घर में रहेगी ना, तब तक सारा खाना उसके पसंद का ही बनेगा। ठीक है माँ जी। पूनम कोमल के पास जाकर उससे बोलती है, कोमल, एक गुड न्यूज दूं तुझे? हाँ दीदी, बोलो ना। कल हमारी ननंद आ रही है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो क्या है ना कि जब तक वो यहाँ रहेंगी तब तक हमें उन्हीं की पसंद का खाना बनाना पड़ेगा। और तुझे तो पता है कि उनको तेरे हाथ का खाना कितना पसंद है। आप चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगी। ऐसे ही अगले दिन कोमल और पूनम की नंद वर्षा आती है। वर्षा अपनी माँ के साथ बैठकर बातें शातें करती है। तभी पूनम वर्षा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और चाय देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वर्षा अपनी माँ से बोलती है, और बताओ माँ, कैसा चल रहा है सब कुछ यहाँ? सब ठीक है बेटा, बस तेरी ये जो छोटी भाभी है ना, ये जरा ढीली है काम में। सारा काम तेरी बड़ी भाभी ने संभाल रखा है, इसके बस की तो कुछ है ही नहीं। अच्छा माँ। अरे और नहीं तो क्या। कोमल भाभी, जरा सुनो तो। क्या हुआ? अरे रुको माँ। तभी वहाँ कोमल आती है और बोलती है, हाँ दीदी, बोलो। भाभी, जरा मेरे लिए एक गिलास जूस बना दो। अभी लाती हूँ। कोमल किचन में जाकर अपनी ननद वर्षा के लिए जूस बनाती है और लाकर उसे देती है। जिसके बाद वर्षा अपनी माँ से बोलती है, माँ, इतना बेकार जूस बनाया है पूनम भाभी ने। अरे वर्षा, जूस कोमल ने बनाया है, पूनम ने नहीं। सच में माँ? अरे अभी देखा नहीं क्या तूने? यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ माँ, कि कभी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी सच्ची नहीं होती। मतलब ये सारा घर का काम कोमल भाभी किया करती हैं, और जब उनका काम हो जाता है तो पूनम भाभी पीछे से आकर उस काम का पूरा क्रेडिट अपने नाम कर लेती हैं। तुझे कैसे पता ये सब? कोमल भाभी ने मुझे बताया, तभी मैं यहाँ आई हूँ आपको समझाने। और मैंने बोला भी उनको कि वो आपसे बोले, मगर वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि लड़ाई का जरिया बनूं। जैसा चल रहा है ठीक है। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है कि कई बार आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। इसीलिए अब आशा अपनी बहू पूनम की हर चालाकी से सतर्क रहती है। पीकू एक बहुत ही प्यारी और चंचल स्वभाव की लड़की थी।
कॉलेज में फर्स्ट आने की खुशी में उसके पिता मोहन ने उसे एक स्मार्टफोन तोहफे में दिया था। बस अब क्या होना था, पीकू सारा दिन बस अपने फोन की दुनिया में मग्न रहती। ना वो घर का काम करती और ना ही अपनी माँ जानकी की मदद करती। वो सारा दिन बस कैंडी क्रश गेम खेलती ही रहती। ऐसे ही एक दिन, पीकू बेटा, जरा एक कप चाय बना दे, मैं बहुत थक गई हूँ। जी माँ, बस ये लेवल पार कर लूँ। अरे यहाँ मैं दर्द से मरे जा रही हूँ और तुझ कमबख्त को अपने लेवल की पड़ी है। ओफो माँ, आप क्या जानो कैंडी क्रश का नशा। काम कोई करना नहीं तुझे, सारा दिन बस जुबान और फोन ही चलाती है। क्या करूँ माँ, ये फोन चीज ही ऐसी है और ये गेम तो ओहो बस सोने पर सुहागा है। ज्यादा बकबक मत कर और घर का काम करना सीख ले, नहीं तो ससुराल में हमारी बदनामी होगी कि माँ ने बेटी को सिखाया नहीं कुछ। ये राइट से अगर लेफ्ट लूंगी ना तो ऑल जेली एक बार में क्लियर हो जाएगी। वैसे भी मूव बहुत कम है। सुन रही है ना तू? हाँ हाँ बोलिए, सुन रही हूँ मैं। दिन बीतते जाते हैं और पीकू का कैंडी क्रश लव बढ़ता ही जाता है। उसकी माँ जानकी और पिता मोहन इस बात से बहुत परेशान होते हैं। वो सारा दिन अपना खाना पीना भूलकर बस फोन चलाती रहती। इसी तरह एक दिन उसके लिए आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो मिडिल क्लास फैमिली में रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ बबीता होती है। वो उसके घर रिश्ता लेकर आते हैं। अरे जानकी बहन, पीकू की फोटो देखी तभी से वो हमारे दिल को भा गई। अब जल्दी बुलाओ भी उसे, इंतजार नहीं होता। हाँ। जी बिल्कुल, मेरी बेटी बस आती ही होगी अभी। तभी पीकू वहाँ चाय समोसे लेके आती है और साथ ही उसने अपना फोन भी प्लेट में रखा हुआ होता है, जिसे देख बबीता बोलती है, अरे बेटा, तूने ये फोन क्यों रखा है इसमें? क्या इसे भी खाना है? जी वो मैं देख रही थी टाइमर कब हटेगा, मुझे नेक्स्ट लेवल खेलना है। ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी, बोला था इसे इस बला को साथ मत लाना। अरे क्या बोली तू? समझ नहीं आया मुझे। हाँ जी कुछ नहीं बेटा, मेहमानों को नाश्ता दो। माँ मेरा फोन वापस दो। अरे पीकू, अपनी माँ से ही बतियाती रहेगी या मेरे पास भी आएगी? ओफो क्या आफत है, एक तो मेरा फोन ले लिया, ऊपर से इनके बोरिंग सवालों के जवाब दो। कहाँ खो गई? अरे तू ये तो बता, क्या क्या काम आता है तुझे बेटा? सारा काम आता है मुझे घर का। तो रिश्ता आप पक्का समझे बबीता बहन जी? जी हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारी है बेटी आपकी। मेहमानों के जाने के बाद जानकी पीकू को बहुत सुनाती है और उसका फोन भी तोड़ देती है और उसे नया फोन भी नहीं लेने देती। थोड़े दिनों में ही आकाश और पीकू की शादी हो जाती है। उसका अपने ससुराल में जरा भी मन नहीं लगता। वो काम तो करती पर सारा दिन बड़बड़ाती रहती। कहाँ फंस गई मैं, सारा दिन बस काम काम, आराम तो मानो है ही नहीं। ना लैपटॉप है ना फोन है। अपनी बहू को यूँ बेवजह बड़बड़ाते देख बबीता बोलती है, अरे बहू, क्या बात हो गई? यूँ बड़बड़ा क्यों रही है? अरे तो क्या करूं, सारा दिन बस घर का काम करो और कैदियों की तरह बैठे रहो। अरे अरे बहू, बता मुझे क्या चाहिए तुझे? मुझे ना एक नया स्मार्टफोन चाहिए। यहाँ घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है और इनको स्मार्टफोन चाहिए। तो फिर पूछ क्यों रही हो आप? अरे मुझसे बतिया लिया कर, मैं भी तो तेरे साथ हूँ। आपसे क्या बात करूँ, पड़ोसियों की चुगलियाँ अरे मुझसे नहीं होती। सुन, मेरे साथ कीर्तन में चला कर, मन को बड़ी शांति मिलती है वहाँ। हाँ।
अरे बस बस, मुझे साध्वी नहीं बनना भजन कीर्तन करके। आप ही जाओ जहाँ जाना है। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर बबीता को बहुत दुख होता है। वो अपने बेटे आकाश से इसके बारे में बात करती हैं। कुछ दिन बाद पीकू का जन्मदिन होता है और वो दोनों उसे स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं। पीकू बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जल्दी से उसमें कैंडी क्रश गेम डाउनलोड करती है और खेलना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे पीकू, जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दो यार, ऑफिस के लिए निकलना है मुझे थोड़ी देर में। जी अभी कर देती हूँ। थोड़ा जल्दी करना बस। पीकू कपड़े प्रेस करते टाइम भी फोन चला रही होती है और गेम में इतना खो जाती है, गरम गरम प्रेस कपड़ों के ऊपर रखकर भूल जाती है और कपड़े जल जाते हैं। तभी आकाश वहाँ आता है। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा, सारे कपड़े जला दिए, सत्यानाश कर दिया। कैसे जाऊंगा मैं ऑफिस आज टाइम पे। जी वो मैं कैंडी क्रश खेल रही थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी प्लीज। कितनी बार कहा है तुम्हें अपने इस फोन का थोड़ा कम इस्तेमाल करा करो। देख लेना पीकू, एक दिन बहुत पछताओगी तुम। बस बस आप शांत हो जाइए, मैं दूसरे कपड़े रेडी कर देती हूँ आपके लिए। ऐसे ही वो रोज कुछ ना कुछ गलती करती ही रहती। कभी सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल देती, कभी गैस पर दूध रखकर भूल जाती। उसका किसी भी काम में ध्यान ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि फोन चार्जिंग पे लगाकर भी उसे यूज करती रहती, जिसके चलते धीरे धीरे उसके फोन की बैटरी फूलना शुरू कर देती है। उसका पति आकाश और सास बबीता उसे बहुत समझाते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनती। ऐसे ही एक रात, अरे अब बस भी करो यार पीकू, सो जाओ, समय देखा है 1 बज रहा है रात का। सारा दिन बस गेम गेम गेम। जी बस बस अभी सो जाती हूँ, बस ये लेवल पार कर लूँ। बाय गॉड 2000 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। अरे अब अगला दिन नहीं होगा क्या, तब खेल लेना। आकाश सो जाता है और पीकू अपने फोन में गेम खेलती ही रहती है। तभी वो देखती है कि उसके फोन की बैटरी 1% ही रह गई है। वो अपना फोन चार्जिंग में लगाकर वहीं कुर्सी पे बैठ जाती है और फिर क्या, अपना गेम खेलने लगती है। अचानक उसका फोन ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उसका चेहरा और हाथ जल जाते हैं। धमाके की आवाज से सब उसके पास पहुंचते हैं। मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मुझे बहुत जलन हो रही है। आकाश प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज। आकाश जल्दी से पीकू को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके चेहरे और हाथों पर जले का भद्दा निशान पड़ जाता है। घर आने के बाद जब वो अपना चेहरा शीशे में देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे हाथ, मेरा चेहरा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना पीकू, जरूरत से ज्यादा फोन मत चलाया करो। देखो ना यार, क्या हो गया अब तुम्हें। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। गेम खेलने की बुरी लत ने आज मेरा ये हाल कर दिया, मुझे माफ कर दो। आकाश अपनी बीवी को माफ कर देता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। पीकू के साथ जो हुआ उससे हम सबको सीख मिलती है। फोन का जरूरत से ज्यादा यूज करना हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही हमें किसी भी चीज का एडिक्ट नहीं होना चाहिए, वरना नतीजा आप जानते हैं। रमिता एक बेहद खूबसूरत, हिम्मत वाली लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ मनीषा और पिता विष्णु रहते थे। उनके घर की हालत कुछ खास अच्छी तो नहीं थी, पर अपनी बेटी को उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी और उसे बहुत ही पढ़ाया लिखाया था। रमिता बतौर टीचर एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती थी। वो अपने परिवार को बहुत सपोर्ट करती थी। ऐसे ही एक दिन, रमिता बेटा, तू हमेशा सबका कितना ख्याल रखती है। तू तो मेरा बेटा है बेटा। हाँ बेटा, तेरी माँ एकदम सही कह रही है। तू किसी बेटे से कम नहीं है हमारे लिए। आजकल के बच्चे तो माँ बाप को बोझ समझकर उन्हें आश्रम छोड़ देते हैं, पर मेरी लाडो तो
माँ पापा कैसे बातें करते हैं आप? आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। ऐसे मत कहो। हाँ बेटा, बस तेरी शादी हो जाए एक अच्छे से घर में, फिर मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अरे लाडो, तू खुद ही कोई लड़का देख ले जो तुझे पसंद हो। तेरी खुशी भी हमारी खुशी है। आप दोनों जिसे भी मेरे लिए पसंद करोगे ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। दिन बीतते जाते हैं और सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर किसे पता था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। एक शाम रमिता को अपनी दोस्त आंचल के घर जाना था और वहाँ से आते आते उसको बहुत लेट हो जाता है। वो अपने घर आ ही रही होती है कि तभी रास्ते में कुछ 4 लड़के उसका पीछा करने लगते हैं और उसके साथ कुछ बदतमीजी करते हैं। ए जब महिला मेरी रानी, आजा तुझे घर छोड़ दूं। क्या सेक्सी आइटम है मैडम, हुस्न की रानी, कहाँ लेकर जाओगी? जरा इधर भी तो आओ। क्या जवानी है तेरी, तेरे लिए सिर्फ 3 चीज कहूँगा, कतई जहर, कतई जहर, कतई जहर। अरे मेरी ब्यूटी, मेरी क्यूटी, हाय मर जावे हम तेरे पीछे। अरे आओ तो सही यहाँ। रमिता उनकी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वो वहाँ से तेज तेज चलना शुरू कर देती है और चुपचाप चलती ही रहती है। वो चारों लड़के लगातार उसका पीछा करते हैं और फिर क्या, रमिता भागना शुरू कर देती है और उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। वो गिर जाती है। चारों लड़के उसे घेर लेते हैं। रमिता भागने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लोग उसे जाने ही नहीं देते और वो वहीं खड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, प्लीज कोई हेल्प मी प्लीज। ए जमाइला, इधर कोई नहीं पटक रहा है तेरी मदद के लिए, समझी ना? काली बोगट नहीं चिल्लाने का। अगर अब उनका भेजा सटक गया ना तो तू तो गई। आप लोग मुझे छोड़ दो। क्या चाहते हैं? प्लीज मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, छोड़ दो। ए मेरी रानी, अगर तुझे मैंने भगवान के लिए छोड़ दिया तो अब उनका क्या होगा? मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, मार डालूंगी जान से। जाओ यहाँ से। चाइला साली, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपन को मारेंगी है? अभी देख अपन क्या करताएंगे तेरे साथ। तेरे को बहुत गर्मी चढ़ रही है? तू भाई को मारेंगी? अभी रुक, मैं बताता तेरे को। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना, कदम पीछे रखो अपने, पीछे रहो मुझसे, दूर रहो, मार देंगे। वो चारों लड़के रमिता को उठाकर एक खंडर में ले जाते हैं। वो लोग उसके साथ गैंग रेप करते हैं। रमिता वहीं बेहोश हो जाती है और वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं घर पे उसके माता पिता का चिंता में बुरा हाल हो जाता है कि आखिर उनकी बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। वो हर जगह उसे तलाशते हैं पर उसका कहीं पता ही नहीं चलता, उसका फोन भी नहीं लगता। होश में आने के बाद रमिता दर्द से तड़पती हुई किसी तरह खड़ी होकर अपने घर पहुंचती है। उसकी ऐसी हालत देख उसकी माँ मनीषा पूछती है, हाय मेरी लाडो, ये क्या हो गया? तेरी ये हालत किसने की? अरे मेरे बच्चे, बोलना क्या हुआ तुझे? अरे रमिता, कुछ तो बोल बेटा। पापा, वो मैं आ रही थी तो मेरे साथ। बेटा रमिता, उठ जा, क्या हुआ? बोलना, बोलती क्यों नहीं? घर पहुंचते ही रमिता बेहोश हो जाती है। अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर उसके माता पिता पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। होश में आने पर वो सब कुछ, अपनी सारी आपबीती अपने माता पिता को बता देती है। रमिता टूट के बिखर जाती है
और वहीं लोग उसके कैरेक्टर को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, उससे अजीब तरीके से देखते हैं, उससे घृणा करते हैं। पर इन सब के बावजूद वो अपना हौसला बनाए रखती है और उन लड़कों की पुलिस कंप्लेन करती है, उन्हें सजा दिलवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। अरे सुनिए जी, कितना वक्त हो गया है अब उस हादसे को। अब हम अपनी बिटिया रानी की शादी करवा देते हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं बात चलाता हूँ इसकी रिश्ते की कहीं। पता नहीं मेरी बेटी की शादी होगी भी या नहीं। अरे अब ज्यादा मत सोचो तुम, सब अच्छा ही होगा। रमिता के पिता हर तरफ उसके रिश्ते की बात चलाते हैं, पर कहीं पर बात नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ रमिता को एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर जॉब मिल जाती है, जहां पर उसे विवान नाम का एक लड़का मिलता है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। वो लड़का मन बना लेता है कि शादी करेगा तो बस रमिता से। ऐसे ही एक दिन रमिता बाजार से आ रही होती है कि तभी विवान उसे पीछे से आवाज लगाता है। अरे रमिता जी सुनिए, हमें कुछ बात करनी है आपसे। अरे रुकिए तो सही। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? आप कौन हैं? हाय, मेरा नाम विवान है। मैं भी उसी स्कूल में टीचर हूँ जहाँ आप पढ़ाती हैं। हाँ जी, याद आया। कई बार देखा है मैंने आपको असेंबली में। बात क्या है? रमिता जी, हम प्यार करते हैं आपसे और शादी भी करना चाहते हैं आपसे। आपको पता भी है क्या बोले जा रहे हैं? मेरी लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। जी, मैं सब जानता हूँ आपके बारे में और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें आपका कोई भी कसूर नहीं था। विवान की बातें सुनकर रमिता की आंखें भर जाती हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।